तो देखो, अस्तित्व प्रमेय और विस्तार प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ छोटी छोटी थ्योरम की ज़रूरत है। उनको समझे रहोगे तब भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर कुछ छोटी थ्योरम देखो, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस पर आधारित, ठीक है। तो क्या है थ्योरम? लीनियर अलजेब्रा मैथ, उसी में जो लीनियर इंडिपेंडेंस बताए थे उसी में थ्योरम छोटी छोटी हैं। थ्योरम ए सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर, ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियर इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। एक नॉन जीरो वेक्टर का सिंगलटन सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे आपको ये बताए थे कि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस हो और यस वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट हो। तो यस के जो वेक्टर हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n, ये लीनियर इंडिपेंडेंस कब होते हैं? जब a1 a2 डैश डैश an बिलोंग इन एफ का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो, a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 और यहाँ पे an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 होने पर ईच स्केलर की वैल्यू शून्य हो, a1 की वैल्यू 0 हो, a2 की वैल्यू 0 हो, an की वैल्यू 0 हो। जितने स्केलर का उपयोग किए हैं वे सब स्केलर की वैल्यू जब 0 हो तब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n को लीनियर इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब एक वेक्टर का लीनियर एक नॉन जीरो वेक्टर का यस ले लेते हैं जिसमें एक है वेक्टर है अल्फ़ा भर और अल्फ़ा 0 के इक्वल भी नहीं है, क्वेश्चन में कहता है ना नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है ये। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो आदिश कितने लेने पड़े? यहाँ पे n एलिमेंट थे तो स्केलर लेने पड़े थे n, और जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो स्केलर कितने लेने पड़ेंगे? 1। तो यहाँ पे a अल्फ़ा इज इक्वल टू जब 0 करोगे तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है? जब दो में से कोई 0 के इक्वल हो, दो में से कोई एक है। तो a इज इक्वल टू 0 होगा अथवा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा, तब ना दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। बट अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया है कि अल्फ़ा नॉन जीरो वेक्टर है तो अल्फ़ा तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो कौन 0 के इक्वल होगा? a। तो a 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब इस यस के वेक्टर के लिए एक स्केलर लिए थे और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे किसी भी सेट के जितने हम वेक्टर लेंगे उतने स्केलर भी लेना पड़ता है और उनकी स्केलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का जब सम 0 के इक्वल रख करके जब स्केलर की वैल्यू निकालते हैं तो ऑल स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब उस सेट के सभी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यदि उनमें से कम एक 0 के इक्वल नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट में एक ही एलिमेंट जब है तो एक ही स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी और उस स्केलर की वैल्यू हम 0 के इक्वल दिखा दिए, और जब दिखा दिए इसका मतलब यस के वेक्टर क्या हो गए? लीनियर इंडिपेंडेंस। लेकिन यस में केवल एक ही एलिमेंट है, इसका नॉन जीरो वेक्टर का जो सिंगलटन सेट है वह क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्योंकि अब एक ही एलिमेंट है तो एक स्केलर लेंगे और स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई 0 के इक्वल हो, जबकि वेक्टर नॉन जीरो जब दिया है तो एक वैल्यू 0 होना आवश्यक है। इसका मतलब इस एक एलिमेंट के लिए एक ही स्केलर लिए थे वे भी 0 के इक्वल होगा, तभी ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन 0 हो पाएगा, ठीक है। दो एलिमेंट होते तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा न लिखते, पर एक ही एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे? सिर्फ a अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिर्फ समझ में आया कि नहीं आया? जिस सेट के वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करना हो उसमें जितने एलिमेंट हो उतने स्केलर लेना पड़ता है, और स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को 0 के इक्वल करके ये दिखाते हैं कि जितने स्केलर हम उपयोग किए सब स्केलर जब 0 के इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। इसका मतलब है उस सेट के वेक्टर क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है। यदि उनमें से कोई एक भी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट में जब सिंगलटन सेट है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है और वे भी एलिमेंट नॉन जीरो है। वे एलिमेंट कैसा है? नॉन जीरो है।
तो उसके लिए हम एक स्केलर ए का उपयोग किए और उसको प्रूफ कर दिए कि उस स्केलर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब एक एलिमेंट के लिए जितने वेक्टर का उपयोग किए थे उन सभी वेक्टर की वैल्यू 0 आ गई। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब यस के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो प्रूफ लिखकर चलते हैं, प्रूफ। तो क्या लिखोगे, गिवन, नहीं लेट लिख लो, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड एस इज इक्वल टू अल्फा बी ए नॉन एम्प्टी सिंगल्टन सेट ऑफ वी एफ वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। सिंगल्टन सेट जो लिखा है नॉन एम्प्टी काहे लिखोते हो, फिर सिंगल्टन लिखा दे के एलिमेंट है तो इसका मतलब सिंगल्टन काहे लिखने की जरूरत है। फिर अल्फा बी ए सिंगल्टन सेट ऑफ वी एफ, लेट एस इज इक्वल टू एस बी ए सिंगल्टन सेट ऑफ वी एफ वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। देन वी हैव टू prove that vector of singleton set is linear independent तो let small a belong in F, then for a alpha is equal to 0 we get a is equal to 0 or alpha is equal to 0, but alpha is non-zero vector, therefore alpha is not equal to 0, the implies a is equal to 0. It means singleton set of non-zero vector is linear independent. A singleton set of a non-zero vector is linearly independent, रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है ना। आगे देखो अगली थ्योरम, इसका यूज होगा एग्जिस्टेंस थ्योरम और एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम या एग्जिस्टेंस थ्योरम में इसका यूज होगा। आगे देखो अगला थ्योरम सेकंड, prove that if two vector are linearly dependent, if two vector are linearly dependent then one of
one of them scalar multiple of the other is a scalar multiple of other। ठीक है, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, देन वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। कहता है कि दो वेक्टर लीनियरली क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर मल्टीपल होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। लीनियर डिपेंडेंट हो तो जैसे मान लो अल्फ़ा और बीटा लीनियर डिपेंडेंट हैं, तो अल्फ़ा बीटा के लिए दो स्केलर ऐसे मिलेंगे कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो यदि अल्फ़ा और बीटा लीनियर डिपेंडेंट है तो ए और बी दो स्केलर का उपयोग किए हैं फील्ड के, तो दो में से दोनों शून्य के इक्वल नहीं होंगे, दो में से कम एक शून्य के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो लीनियर डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। क्वेश्चन में लिखा है लीनियर डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब इन वेक्टर अल्फ़ा बीटा के लिए जो स्केलर का उपयोग किए हो तो वो सब स्केलर शून्य नहीं होंगे, सब स्केलर शून्य नहीं होंगे। इसका मतलब मान लो कि एक शून्य के इक्वल नहीं है, बी शून्य के इक्वल है, अथवा बी शून्य के इक्वल नहीं है तो ए शून्य के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यदि मान लो ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिए सबके साथ, बी बीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा ए इनवर्स ए अल्फ़ा और ए इनवर्स बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स ए मिलके क्या हो गया 1, या ई अल्फ़ा और ये क्या होगा ए इनवर्स बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ई का मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा ही रहेगा, इधर गया तो क्या हुआ ए इनवर्स ये बीटा। तो अल्फ़ा क्या है बीटा का स्केलर मल्टीपल है ना। यदि मान लो बी 0 के इक्वल नहीं है तो बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बी इनवर्स का मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या बी इनवर्स इंटू 0। तो क्या होगा बी इनवर्स ए अल्फ़ा और ये क्या होगा बी इनवर्स बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा बी इनवर्स ए अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये तो हो गया क्या ई ना, ई बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको बीटा हो गया, ये इधर आ जाएगा तो इधर माइनस बी इनवर्स ए अल्फ़ा। तो बीटा क्या है अल्फ़ा का स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है। तो वही कहता है तो प्रूव दैट इफ़ टू वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम, उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। जैसे बीटा अल्फ़ा का स्केलर मल्टीपल, यहाँ पे क्या दिखाए थे अल्फ़ा बीटा का स्केलर मल्टीपल, अल्फ़ा बीटा का बीटा अल्फ़ा का स्केलर मल्टीपल होते हैं जब दो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हों तब। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो यहाँ पे लेट जी एफ बी ए फील्ड ओवर बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and S is equal to alpha beta be a subset of Vf। and vector of S is linearly dependent, then we have to prove that
prove that one of them उनमें से एक, one of them is a scalar multiple of other, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, लीनियर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ये प्रूव करना। तो लेट ए बी बिलोंग इन F और अल्फा बीटा बिलोंग इन yes such that A अल्फा और B बीटा इज इक्वल टू 0। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, देन there exist A और B belong in F, not all zero such that A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू 0। इनमें से सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, सभी जब जीरो के इक्वल हो गए तो क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो दो स्थिति है, दो स्केलर को यूज किए हैं ए और बी का। तो पहली कंडीशन में मान कर चलते हैं कि ए जीरो के इक्वल नहीं है, और दूसरी कंडीशन में मान कर चलते हैं कि बी जीरो के इक्वल नहीं है। तो इफ़ लिखो, इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू होगा ए इनवर्स ए अल्फ़ा ए इनवर्स बी बीटा इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए इनवर्स ए के स्थान पे ई, ए इनवर्स बी बीटा। तो ये होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए इनवर्स बी बीटा। इट मीन्स अल्फ़ा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। इट मीन्स अल्फ़ा इज, क्लियरली लिख लो, क्लियरली अल्फ़ा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। अल्फ़ा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। अब इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज b इनवर्स बिलोंग इन एफ। तो b इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए अल्फ़ा b बीटा, तो क्या होगा, ए इनवर्स ए अल्फ़ा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो b इनवर्स ए ना अल्फ़ा बी इनवर्स बी बीटा इज इक्वल टू, इसको दोनों साल में मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना। तो बी इनवर्स लिखोगे ये अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, तो बी इनवर्स ए अल्फ़ा
बी इनवर्स ए अल्फ़ा, ये क्या होगा? बी इनवर्स ए होगा ई बीटा, ये होगा बीटा। तो वैन बी इनवर्स ए अल्फ़ा और बी बीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? ये बी इनवर्स ए अल्फ़ा, ये होगा क्या? बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी इनवर्स ए अल्फ़ा। क्लियरली बीटा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फ़ा। बीटा क्या है? अल्फ़ा का स्केलर मल्टीपल है, और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? बीटा का स्केलर मल्टीपल है। तो दो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हैं, तो उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, ये प्रूव हुआ। दो में से एक क्या होगा? दो में से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, उनमें से एक दूसरे का क्या होगा? स्केलर मल्टीपल। अगला क्वेश्चन ये है, एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली थ्योरम। थर्ड, एवरी सुपरसेट ऑफ ए linearly dependent every superset of linearly dependent set is linearly dependent every superset of linearly dependent set is a linearly dependent सुपरसेट जानते हो? जैसे मान लो एक एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3, अब बी का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, तो ए सबसेट कहलाएगा बी का, अब बी कहलाएगा ए का सुपरसेट। ए के पूरे एलिमेंट किस में कंटेन है? बी के, तो ए सबसेट बी हुआ। और जब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन हो गए और ए के सबसेट हुआ बी का, अब बी क्या हुआ? बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मान लो ये सबसेट है, यहाँ पे एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट सेट से का कोई सुपरसेट लिया जाए, लीनियरली डिपेंडेंट सेट का कोई क्या लिया जाए? सुपरसेट लिया जाए, तो वह भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, सुपरसेट भी। ठीक है, सुपरसेट तो जानते हो, कोई कहे कि 1 2 3 का सुपरसेट लो, तो क्या लोगे? 1 2 3 4। ठीक है, तो जो सेट है वो लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट सेट पहले से है, और उसका सुपर सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है आपको, ये दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ लिखो, प्रूफ लेट S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ, इज ए linearly dependent subset of
डिपेंडेंट सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एफ ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। then there exist scalars a1 a2 dash dash an belong in AF, not all zero such that a1 alpha 1 a2 alpha 2 dash dash an alpha n इज इक्वल टू 0। इनमें सभी स्केलर शून्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, लीनियर डिपेंडेंट पूछा बोला है कि ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि W क्या है, इसका सुपर सेट है। लेट W इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ठीक है डैश डैश अल्फ़ा n इज ए सुपर सेट ऑफ S, इज ए सुपर सेट ऑफ S। यहाँ पे अल्फ़ा और जोड़ लेते हैं ना, ये S के मेंबर थे ना, इसका सुपर सेट बनाना है, इसमें इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेंगे। लेट ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n डैश डैश अल्फ़ा इज ए सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ S, सुपर सेट ऑफ S if alpha is not equal to 0, then with a is equal to 0 a1 alpha 1 a2 alpha 2 a3 alpha 3 dash dash an alpha n इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 नहीं an अल्फ़ा n प्लस a अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। देखो ये लीनियर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे a1 a2 a3 डैश डैश an में से कोई कम से कम एक 0 के इक्वल ना होगा, और इनके गुणनफल का योगफल 0 होगा। ठीक है, और ए अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा नॉन जीरो है, अल्फ़ा क्या है, W का एलिमेंट है, तो नॉन जीरो होगा। और जब नॉन जीरो जब होगा तो यहाँ फील्ड में 0 भी उपस्थित होता है कि नहीं होता, फील्ड में 0 उपस्थित होता है, तो एक स्थान पे हम 0 का उपयोग कर देंगे तो इस तरह का मान तो शून्य के बराबर है, तो यहाँ पे एक मान शून्य रखने से तो पूरे का मान भी शून्य बना रहेगा। देखो बात नहीं समझ में आई। यस क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एक लीनियर डिपेंडेंट सबसेट है VF का, तो इनमें से जितने स्केलर लेंगे a1 a2 डैश डैश an, इनमें से कम एक ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी ना लीनियर डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देंगे तो वे कहलाएगा सुपर सेट किसका, V का। यस सबसेट है ना, तो एक सुपर सेट बन जाएगा इसका, तो इसका सुपर सेट बनाएंगे तो इसमें A से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, तो एक अल्फ़ा एलिमेंट और मिला देते हैं, तो यस का सुपर सेट बन गया, उसका नाम हम W रख लिए। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि यदि लीनियरली ये डिपेंडेंट सेट है तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट भी होगा, जबकि है क्या, W यस का सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें से यहाँ तक तो पहले से पता है कि इनके 3 एलिमेंट है तो 3 स्केलर लेंगे, n एलिमेंट तो n स्केलर लेंगे, और उनके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर रखने से यदि सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तभी ना लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा।
तो इनमें से A1 A2 डैश डैश AN तक में कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट अल्फ़ा जब मिला दिए तो इसके लिए हमें एक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फील्ड का एलिमेंट A ले लिए। तो इनके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर जब करेंगे तो जब A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी 0, AN भी 0, A भी 0, तब ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे। पर लीनियर डिपेंडेंस है तो इसका मतलब इसमें यानी अदिश में से यानी स्केलर में से कोई एक कम से कम एक स्केलर ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहाँ तक में कोई एक 0 के इक्वल नहीं होगा तो इधर तो पहले से पता है कि ए अल्फ़ा जोड़ दिया तो अल्फ़ा 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एक स्थान पे 0 रख देंगे तो आ जाएगा पूरा। ये इतना 0 है तो ये भी 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो इन स्केलर में से सभी स्केलर 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए α1 α2 α3 αn क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट लिख लिए। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे? सबसेट ऑफ यस इफ अल्फा नॉट देन बी विथ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना 0। सिंस A1 A2 डैश डैश AN आर नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0 implies W is linearly dependent, linearly dependent। इंडिपेंडेंट कब होता? जब सब स्केलर की वैल्यू क्या होती? 0। तो जब पहले से बोल दिया है कि यस लीनियर डिपेंडेंट है तो इसके लिए n स्केलर में से कोई स्केलर ऐसा होगा कम से कम एक तो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इधर है आपको नॉन 0 वाला स्केलर मिल रहा है, तो इधर मिलबे करेगा क्योंकि यहाँ पे इसके लिए फील्ड का उपयोग हम एक एलिमेंट कर लिए। तो जब ए का उपयोग कर देंगे तो अल्फ़ा 0 हो चाहे ना हो, ये ए 0 के इक्वल है तो गुणनफल का योगफल 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A1 A2 A3 AN और A की वैल्यू, तो चाहे A 0 है, ये तो पहले से पता है कि A 0 मान ही लिए हैं, पर यहाँ से A1 से लेकर के AN तक में सब वैल्यू अलग अलग हैं। यानी कि सब वैल्यू की वैल्यू क्या है? सब वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जितने स्केलर का उपयोग किए हैं तो सब स्केलर 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यस को क्या माने हैं? लीनियर डिपेंडेंट माने हैं। तो इनमें से जब सब 0 के इक्वल नहीं है तो इनके गुणनफल का योगफल 0 तो हो जाएगा, ए को 0 कर देंगे तो, लेकिन सब स्केलर की वैल्यू 0 ना होने की वजह से जो यहाँ पे जो W वेक्टर है, W सबसेट है जो यस का सुपर सेट है, लीनियर डिपेंडेंट है। तो यस क्या था? लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर का एक कलेक्शन था, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर का कलेक्शन था। अब इसका हम सुपर सेट निकाल लिए तो सुपर सेट भी लीनियर डिपेंडेंट सेट ही आता है, लीनियर डिपेंडेंट ही सेट आता है। ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब कल बताएंगे अस्तित्व प्रमेय, अब विस्तार प्रमेय जो कि हमेशा आती है। 1 घंटे का है वो, एक थ्योरम को इसको समझाएंगे अच्छे से ताकि वो बन जाए। परीक्षा में हमेशा आती है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में आती है ना, तो इधर अस्तित्व प्रमेय विस्तार प्रमेय हमेशा आती है।